बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी का अपना लास्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम एंड डिफरेंस के ऊपर अनसर्टेनिटी कैसे अप्लाई करते हैं, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर अनसर्टेनिटी कैसे अप्लाई करते हैं सीखा है। आज हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर अनसर्टेनिटी को अप्लाई करना सीखेंगे जिनमें किसी वेरिएबल की पावर आ रही होगी और उस वेरिएबल की पावर के अनसर्टेनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम उसकी बात करते हैं। इसमें मैंने हेडिंग शुरू में ये दी है कि आप लोग इस लेक्चर में देखेंगे जो पावर होती है उसमें हम अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और पावर किसकी, किसी वेरिएबल की जो पावर होगी उसके अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे। इसके लिए मैंने रूल तो लिख दिए हैं, रूल अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जब वो पॉइंट आएगा तो फिर हम उसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे। तो अब यूँ ज्यूम कर लें कि ए आपके पास को फिज़िकल क्वांटिटी है और इस फिज़िकल क्वांटिटी की आपके पास पावर n की इक्वल आ रही है और इस फिज़िकल क्वांटिटी को ए रेज़ की पावर n को आप लोगों ने किसकी इक्वल अज्यूम किया हुआ है, z की इक्वल अज्यूम किया हुआ है। और लेट कर लेते हैं कि मेजर वैल्यू ऑफ ए जो होगी ना, मेजर वैल्यू ऑफ ए यानी ए रेज़ की पावर n की, अगर हम मेजर वैल्यू ऑफ ए रेज़ की पावर n की ले लें तो मेजर वैल्यू इसकी बनेगी a प्लस माइनस डेल्टा ए की होल पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ए n जो है वो कोई फिज़िकल क्वांटिटी है और a प्लस माइनस डेल्टा ए की होल पावर n जो है इसकी मेजरेबल वैल्यू है। क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं, जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उस क्वांटिटी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये बेसिकली इस a के अंदर जो मेजरेबल क्वांटिटी है, इस मेजरेबल क्वांटिटी के अंदर प्लस माइनस डेल्टा ए जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर अनसर्टेनिटी है या इसके अंदर जो डाउट आ रहा है। यहाँ पर उसने एक और असम्पशन की है, उसने लेट की है, लेट जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए, उसकी सिंबल उसने जो यूज़ की है वो डेल्टा ए परसेंट यूज़ कर रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा याद रखना है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए की सिंबल डेल्टा ए परसेंट बनेगी। वैसे आप लोगों को आइडिया होगा, अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाना चाहें यानी ए के अंदर अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर ये डेल्टा ए जो है ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम इसके लीस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे, इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट तो एक ही चीज़ है ना। तो आप लोगों ने इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को या लीस्ट काउंट को इस मेजर्ड या वैल्यू या मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे। अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर वैल्यू से डिवाइड करें तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। लेकिन यहाँ पर अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाना चाह रहे हैं, अभी तक ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाने के लिए आप लोगों ने इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्चुअल मेथड तो ये होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाने का कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको हम मेजरमेंट से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बन जाती है, और अगर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो वही फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फिर क्या बन जाती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाती है। लेकिन आपकी बुक में उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए जो होगी उसको हम डेल्टा ए परसेंट से शो करेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये आपको समझ आ गया कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए रेज़ की पावर n जो है उसको हम a प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर n लिख सकते हैं। अब हम इसको इक्वेशन a में दोबारा यूज़ करेंगे या इक्वेशन 1 कह दें। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं तो कुछ सिचुएशन यूँ बनेंगी, ये z लिखा हुआ है ना, z प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा z जो है वो z के अंदर अनसर्टेनिटी होगी। इसी तरह ए रेज़ की पावर n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब a प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर होल पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब बच्चों आप लोगों ने ये जो डेल्टा ए लिखा हुआ है इस डेल्टा ए को आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, मेथड मैंने इसका लिख दिया है, लेकिन आपकी बुक में इस टॉपिक में डायरेक्ट वो सिंबल यूज़ करता है। तब आप लोगों ने इस डेल्टा ए को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ सिंपल परसेंटेज का साइन लगा दूंगा तो ये उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। हालांकि सिंपल इसके साथ ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस फार्मूला से बनेगी।
लेकिन बुक में क्योंकि उसने डायरेक्ट परसेंटेज लगाकर बनाया हुआ है तो इसलिए मैं भी इसके साथ डायरेक्ट परसेंटेज ही लगा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा बोर्ड में जब आप ये वाला स्टेप लिखें तो उसके सामने ये वाला साइड पे स्टेप ज़रूर लिख दें, ताकि एग्जामिनर को ये बात क्लियर हो जाए कि आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाना आती है, तो बुक की वजह से आप डायरेक्ट उसकी सिंबल लिख रहे हैं। ठीक होगी बात। अब बच्चों आते हैं रूल की तरफ। रूल ये था, इसको ज़रा देखें, पावर के ऊपर रूल अप्लाई होगा। परसेंट अनसर्टेनिटी जो होगी इज़ मल्टीप्लाइड बाय द पावर, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने ए की जो अनसर्टेनिटी थी उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्यों बनाया है, क्योंकि पावर रूल में इस पावर को हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसकी पावर नहीं लेंगे बल्कि पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो आप लोगों ने ए जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी पावर आप लिखेंगे, यानी ए की पावर उसी तरह ही आएगी। यानी अगर यहाँ पावर 3 होती तो यहाँ पर 3 आता, यहाँ स्केयर होता तो इसका क्या आता, स्केयर आता। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर उसी तरह ही आएगी। प्लस माइनस के बाद अब आप लोगों ने इस पावर को इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिकली रूल होता है कि हम जो पावर होगी उस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखा है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होगी इज़ मल्टीप्लाई बाय द पावर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी इसके साथ क्या करना है, अगर यहाँ स्केयर होता n2 को शो कर रहा होता तो उस फिजिकल क्वांटिटी का स्केयर लेते। अगर यहाँ पर n3 को शो कर रहा होता तो उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम क्यूब ले लेते। अगर 3 पावर होती, अगर 4 होती तो 4 लिखते। अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल और असाइनमेंट्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इतना याद रखें कि रूल क्या है कि जो पावर होगी उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी एज इट इज़ पावर ले लेंगे जिस तरह शुरू में उसकी पावर ली गई थी। ठीक है, इस साइड को आप इस तरह लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z आपके पास हो जाएगा। तो दोबारा मैं लिख रहा हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, अब हम इसको a रेज़ की पावर n प्लस माइनस इस मल्टीप्लाई साइन को ख़त्म करके हम इसको डेल्टा a परसेंटेज करके इकट्ठा भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करने के मेथड होगा। बुक में लास्ट स्टेप में उसने लिखा हुआ है कि हम इसको दोबारा अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी से फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिखा है कन्वर्ट बैक टू फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, यानी हम न्यूमेरिकल जब करेंगे ना असाइनमेंट्स उसके अंदर हमारे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आंसर होगा उसको दोबारा हम फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में अगेन कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a रेज़ की पावर n तो उसी तरह ही आ जाएगा, और प्लस माइनस हम इसकी जगह पर लिख देंगे, इस सारे की जगह पर अब आप लोगों ने डेल्टा z लिख देना। लेकिन ये जो बच्चे मैंने अभी स्टेप सिर्फ वर्डिंग में कर दी है ना, हम लोगों ने कन्वर्ट बैक किया है फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को, कन्वर्ट बैक टू फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को वापस हम किस में लेकर गए हैं, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी में गए हैं। तो अभी मैं आपको जब असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें आपको ये कंसेप्ट सही क्लियर होगा कि इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी में या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर बोर्ड में कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि हाउ यू कैन इंडिकेट अनसर्टेनिटी इन पावर, पावर में आप अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने रूल लिखना है। रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई बाय द पावर। देखें ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसको मल्टीप्लाई कर दिए पावर से, मेन रूल तो यही था। उसके बाद आपको फिजिकल क्वांटिटी a रेज़ की पावर n अज्यूम करेंगे। पावर n क्यों अज्यूम कर रहे हैं, हम पड़ी पावर रूल रहे हैं। उसके आगे आप सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद यहाँ तक लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसकी जो असाइनमेंट गिवन है और जो इसकी एग्जाम्पल गिवन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इस शॉर्ट क्वेश्चन से। अब बच्चों हम एग्जाम्पल 1.4 की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से ड्रॉप करने का मतलब ये होता है उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी फ्रॉम एन अननोन हाइट h, किसी हाइट h से उसने बॉल को ड्रॉप किया। द टाइम t इट टेक्स फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड, यानी टाइम t के बाद बॉल ने ग्राउंड को हिट किया टू बी मेजर्ड, और जब उसने किसी डिवाइस से उस टाइम को मेजर किया होगा तो बॉल का ग्राउंड को हिट करने का टाइम 1.3 सेकंड है। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट में मेजर किया है उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन
की वजह से उसके अंदर जो डाउट आया है वो 0.2 सेकंड का है। ये बेसिकली मेजरमेंट है, तो ये जो डाउट होगा उसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। तो 1.3 सेकंड बॉल का ग्राउंड तक आने का टाइम और 0.2 सेकंड जो है उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। आप चाहें तो हम इसको यूज़ स्केच भी कर सकते हैं। सपोज करें ये ग्राउंड है, ये आप ग्राउंड अज्यूम कर लें और यहाँ से इस बॉल को उसने ड्रॉप किया है। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और बॉल हाइट h कवर करने के बाद ग्राउंड के ऊपर उसने आकर हिट की है और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो t लगा है 1.3 सेकंड्स। 0.2 सेकंड तो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से डाउट आया है ना मेजरमेंट में, जिसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। आगे वो लिख रहे हैं द हाइट h इज रिलेटेड टू दिस इक्वेशन बाय टाइम। कहते हैं कि हाइट और टाइम को हम इस इक्वेशन से लिंक कर सकते हैं, h इक्वल टू हाफ GT² से हम इसको लिंक कर सकते हैं। मतलब उसके कहने की कि अगर आप ये हाइट विद द हेल्प ऑफ टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इस फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर g हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू वो कह रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पर यूज़ करें अज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ g कैरीज नो अनसर्टेनिटी। उसने अज्यूम किया है g की जो वैल्यू है उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आप ये अज्यूम कर लें कि g जो है वो फिक्स है, उसके अंदर कोई एरर या अनसर्टेनिटी या डाउट नहीं आ रहा। कैलकुलेट द हाइट h इंक्लूडिंग इट्स अनसर्टेनिटी। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो हाइट h कैलकुलेट करनी है और दूसरी वो जो हाइट आ रही है उसके अंदर आप लोगों ने अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में बच्चे सबसे पहले आप लोग ये बात करें कि आपको डाटा क्या गिवन है। डाटा आपको टाइम गिवन है t प्लस माइनस डेल्टा t की वैल्यू 1.3 सेकेंड है और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.2 सेकंड आपको गिवन है। और इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है हाइट की वो हाफ GT² गिवन है, ठीक है। अब इसमें आप देख लें t जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर आ रही है। अगर पावर आ रही है वेरिएबल के ऊपर तो उसके ऊपर पावर फैक्टर रूल अप्लाई होगा और पावर फैक्टर रूल के लिए हमें क्या चाहिए होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब हम ये जो टाइम लिखा हुआ है इस टाइम के अंदर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, तभी पावर रूल अप्लाई होगा ना। और उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फिर हम जो टाइम के अंदर आएगी ना उसको इस पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब पावर फैक्टर रूल इस पे अप्लाई होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली लिख से। सबसे पहले बच्चे हम कैलकुलेट करेंगे अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम का क्या फार्मूला होगा, आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है ये कह लें या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह लें, उसको आप लोगों ने मेजरमेंट से डिवाइड करना है। लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिख दूँ तो इसकी लीस्ट काउंट या मेजरमेंट जो बनेगा, चलिए आप चाहें तो पूरा फार्मूला लिखते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजरमेंट और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100% से। अगर आप सिर्फ फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो फिर सिंपली लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट करेंगे। हमें क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए तो इसलिए मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया, लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आप इसको सिंबॉलिकली लिखना चाह रहे हो तो इसको तो हम t लिखते हैं ना, ये जो चीज़ होगी वो आपका किसको शो करेगी, डेल्टा t को शो करेगी। तो अगर इसी फार्मूले को आप सिंबॉलिकली लिखना चाह रहे हैं तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा t लिखेंगे, मेजरमेंट को हम t लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी से 100% से, तो बनेगी वही चीज़ हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। यानी इसकी इस तरफ आप लोगों ने वही लिखना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम हो जाएगा। अब बच्चों आप इसमें वैल्यूज पुट करो। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा t जो है वो कितना है, 0.2 है। आपको समझ तो आ चुका है, ये आपका लीस्ट काउंट भी होता है और लीस्ट काउंट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये 0.2 हो जाएगा। मेजरमेंट जो है वो 1.3 गिवन है और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100% से। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बच्चों जो आ जाएगा वो 15.4% है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो टाइम है उस टाइम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की है और टाइम के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनी है वो 15.4% है। अब हमें तो बच्चों असल में हाइट और उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम ये वाला फार्मूला दोबारा लिखेंगे, h इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 GT²। ये वाला फार्मूला आप लिख लेंगे। अगर आप चाहें तो टाइम की कंप्लीट वैल्यू को जिस तरह आप लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक दफ़ा आप उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ t प्लस डेल्टा t इक्वल टू
टी की वैल्यू तो वही रहेगी 1.3 होगी, इसकी यूनिट हमें पता है सेकंड होती है, प्लस माइनस। अब इस टी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई है, 15.4% बनेगी, 15.4%। आपको बच्चों ये तो पता है ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की कोई यूनिट नहीं होती, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वही यूनिट होती है जो मेजरमेंट की हो, इसलिए बाहर आप लोगों ने सेकंड लिखा हुआ है। इसके बाहर आप सेकंड नहीं लिखेंगे, इधर आप लोगों ने इसके साथ इसका सेकंड लिखना है, क्योंकि 15.4 जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो बोर्ड में ज़्यादा अच्छा है। अब आप आ जाए हाइट की तरफ। हाइट की तरफ जब आप आएंगे तो इसमें हम आप वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करते हैं। h इज़ इक्वल टू 1/2। जी बच्चों आपको पता है उसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और उसने कहा हुआ है इसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। टी की आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.3 प्लस माइनस। जब फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फिर हम यूजुअली यूनिट्स को नहीं लिखते, एंड पे जाके लिखेंगे। टी 1.3 प्लस माइनस, इस इक्वेशन की बात हो रही है, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखना है इसको। प्लस माइनस के बाद आ जाएगा 15.4% और होल के ऊपर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों हम इसके ऊपर पावर फैक्टर रूल अपना अप्लाई कर सकते हैं। शुरू वाली वैल्यू को तो हम उसी तरह लिखेंगे, 1.2 इंटू 9.8 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे कि ये जो पावर होगी, मैंने बताया था ना उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर एज इट इज़ आएगी। पावर एज इट इज़ आने का मतलब ये है कि 1.3 के ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, प्लस माइनस, यानी यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिस तरह पिछली जो एक्सप्लेनेशन थी उसके अंदर ए फिजिकल क्वांटिटी थी, यहाँ पर पावर n थी, तो n एज इट इज़ ए के ऊपर आ गया था, तो यहाँ पर n किसको शो कर रहा है, 2 को, और a जो है वो 1.3 को शो कर रहा है, तो 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप लोगों ने दूसरा काम ये करना है, जो रूल असल में रूल ये है कि इस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। इस पावर को आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो इस पावर को इसके शुरू में लेकर आए, 2 शुरू में आ गया, मल्टीप्लाई करना है ना, इंटू 15.4 आपके पास परसेंट हो जाएगा। चलिए यूँ ही लिख लें आप लोग, क्लियर होगी आपको बात। तो आप लोगों ने रूल अप्लाई किया है कि इस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी की पावर एज इट इज़ लेनी है। मतलब इसको नहीं करना कि 2 इंटू 1.3 कर दो, इसकी तो पावर लोगे, बस सिर्फ रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि इस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। अब बहुत आसान होगी बात, 1/2 इंटू 9.8 इंटू, अब आप लोगों ने 1.3 का स्क्वायर लेना है। अगर हम 1.3 का स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा 1.69 प्लस माइनस। अब 2 को आप लोगों ने 15.4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30.8% हो जाएगा। तो बच्चों आपको बातें समझ आ गई। ये अब आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी बना ली है। अब हम इनको आपस में सॉल्व कर देते हैं। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, और जो आंसर आएगा उसको 1.69 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका जो बच्चों आपका आंसर आएगा, अगर मैं उस आंसर को राउंड ऑफ करके लिख दूँ तो 8.3 आंसर आ जाएगा। 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, और फिर आंसर जो आएगा उसको 1.69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 8.3 हो जाएगा, प्लस माइनस उसी तरह 30.8% हो जाएगा। ये आपका हाइट आ रही है। अब अगर आप इसको प्रॉपर आंसर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको यूँ लिख लें, 8.3 मीटर लिख लें, क्योंकि हाइट तो किस में मेजर होगी, मीटर में। ये इस हाइट जो 8.3 मीटर है, इस हाइट के अंदर 30.8% डाउट है। ये 30.8% इसके अंदर क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। तो आप लोगों ने हाइट जो है वो कितनी बनी है उस केस में जहाँ से वो बॉल ड्रॉप हो रही है, तो हाइट जो है वो तो 8.3 मीटर है, लेकिन उस 8.3 मीटर के अंदर अनसर्टेनिटी या डाउट कितने परसेंट है, 30.8% उसमें हमें डाउट है। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ये देखेंगे कि 8.3 जो है उसका 30.8% कितना बनता है। कितना बनता है क्या मतलब ये कि उसके अंदर कितना डाउट है नंबर की फॉर्म में। तब हम 8.3 का 30.8% कैलकुलेट करेंगे। उसको पहले भी बताया था, इस तरह कैलकुलेट करेंगे। 30.8% हम लेंगे किस चीज़ का, 8.3 का। इसको यूँ बताया था 30.8% लेंगे किसका, 8.3 का। तो फिर ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोबारा आपके पास अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 30.8 हो गया। इस परसेंटेज की मीनिंग क्या बताए थे, इस परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100।
जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं, पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए, तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। इसकी जगह पर 1/100 हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इनटू आप लोगों ने इसको लिख देना है 8.3। इस तरह आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी वो सिंपल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बच्चों अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपका बनेगा 2.6 मीटर। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2.6 मीटर बनेगा। एक आपका हाइट का आंसर ये वाला होगा, एक आपका हाइट का आंसर बनेगा 8.3 के अंदर। अब हमें आइडिया हो गया है कि जो 30.6% अनसर्टेनिटी थी वो नंबर की फॉर्म में कितनी बनती है, 2.6 बनेगी। अब इसकी भी वही यूनिट होगी जो 8.3 की यूनिट है। अक्सर लोग इसको फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी नहीं है, ये बेसिकली आपकी सिंपल मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी, जिसे आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2.6 है ये फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी दोनों की यूनिट्स नहीं होती। तो 8.3 के अंदर ये बेसिकली अनसर्टेनिटी है, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, इसके बाहर हम यूनिट मीटर लिख सकते हैं। तो इसको अक्सर बच्चे, क्योंकि बुक में लास्ट स्टेप में उसने यही लिखा है ना थ्योरी के अंदर कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि इस मेथड से जब हम कन्वर्ट करते हैं वो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो 8.3 के अंदर जो अनसर्टेनिटी या डाउट है वो 2.6 मीटर है, और अगर इसी 2.6 को परसेंटेज की फॉर्म एक्सप्रेस करें तो 30.8% बनेगा। अब आज हम असाइनमेंट 1.4 की बात करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम्पल से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये असाइनमेंट है। एग्जाम्पल 1.4 से ज़्यादा बोर्ड में आने के चांसेस इस असाइनमेंट के हैं। इसको ज़रा देखिए, इसमें कह रहे हैं रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज़ मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर। कुछ स्फेरिकल बॉडी है, यूँ समझ लें इस तरह का स्फेरिकल बॉडी है और उसका रेडियस उसने किसी स्फीयर से मेजर किया है, और रेडियस आर प्लस माइनस डेल्टा आर, यानी रेडियस उसका स्फीयर का 2.5 सेंटीमीटर ही बना है, लेकिन उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है वो आपका 0.01 है, जो कि लीस्ट काउंट है किस चीज़ का, वर्नियर कैलिपर का। तो हम कह सकते हैं 0.01 इस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है, या आपको डाउट है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्वेश्चन उसके है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताएं। कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कह रहे हैं ना, उसके अंदर बुक में तो उसने लिखा हुआ है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेकिन इस असाइनमेंट का जो आंसर गिवन है उसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी गिवन है। तो दोनों काम करने पड़ेंगे एग्जाम्पल की तरह ही जो भी आप लोगों ने की है, वॉल्यूम भी निकालेंगे और वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोल्यूशन में आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है तो यहाँ पर आर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर आ रही है, और आपको पता है अगर किसी वेरिएबल की पावर आ रही हो तो उसके ऊपर पावर फैक्टर रूल अप्लाई होता है, और पावर फैक्टर रूल अप्लाई तब हो सकेगा जब उस मेजरमेंट की हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर के अंदर हम इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजरमेंट को यूज़ करके इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाएंगे, फिर इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। अगर हम आर के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजरमेंट और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये इसका आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड लीस्ट काउंट होगा, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड लीस्ट काउंट को हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100% अब कर देंगे। इसके अंदर अगर बच्चों हम वैल्यूज पुट करें तो इसका लीस्ट काउंट हमें जो गिवन है वो 0.01 डिवाइडेड बाय जो मेजरमेंट है वो 2.25 इनटू 100% आप लोगों ने कर देना। अगर इस चीज़ को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.4%। आपको पता है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इस 0.4% के साथ हम किसी तरह की कोई यूनिट शो नहीं करेंगे। लेकिन हमारा काम हो गया, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट होगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज़ पुट करने से पहले एक और छोटा सा स्टेप लिख लें, ज़्यादा बेहतर है कि आर को आप लोगों ने पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब उसी आर को आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में भी लिख लें। 2.25
इसकी यूनिट सेंटीमीटर प्लस माइनस आप लोग इसके साथ लिखते हैं 0.4%। अगेन वही बात, अब बाहर आप यूनिट ब्रैकेट लगा के नहीं लिख सकते, इसकी यूनिट अलहदा से लिखेंगे क्योंकि 0.4 की कोई यूनिट 0.4% की कोई यूनिट नहीं होती। अब बच्चों वो स्टेप लिख लो, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन 1 में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास है V यानी वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3। बच्चों मैंने उसी तरह लिखा, पाई की वैल्यू आप सबको याद है वो 3.14 होती है, 3.14 उसी तरह लिखा। आगे r का क्यूब लिखा हुआ है ना, तो r के क्यूब की जगह पर अब ये वाली सारी चीज़ लिखेंगे अब, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2.25 प्लस माइनस 0.4, इसके साथ परसेंट और होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब बच्चों पावर फैक्टर रूल अप्लाई होने का वक्त आ गया है। पावर फैक्टर रूल कैसे अप्लाई होगा, इस मेजरमेंट के ऊपर आप लोगों ने यही पावर लिखनी है, यानी 2.25 का आप लोगों ने क्या लेना है, क्यूब ही लेना है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ कि 4/3 इंटू 3.14, इस सारे का तो हम क्यूब ही लिखेंगे, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। यहाँ पर जो भी नंबर होगा, जो भी मेजरमेंट होगी, उस मेजरमेंट का आप लोगों ने वही पावर लिखनी होती है। अगर इसके ऊपर स्केयर होता, यहाँ स्केयर होता, पावर 4 होती, पावर 4 है, 3 है तो पावर 3 लिखेंगे। इसके साथ तो सिंपल ट्रीट हुआ, जिस तरह हम करते हैं यही करते हैं, जो पावर हो उसके ऊपर पावर लिख सी। लेकिन ये लिखी हुई है उस रेडियस के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये जो पावर होगी इसको आप लोगों ने इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी की पावर नहीं लेनी, मतलब आप इसको यूँ नहीं लिख सकते कि 0.4% का होल क्यूब, बल्कि आप लोगों ने पावर फैक्टर रूल के अकॉर्डिंग इस पावर को इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो रूल ये है कि जो पावर है उस पावर को आप लोगों ने उस वेरिएबल की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उससे आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इस पावर को इस वेरिएबल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों ये जो शुरू में चीज़ लिखी हुई है ना 4/3, 3.14 और 2.25 का क्यूब, अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इस पूरी टर्म का आपका आंसर जो बनेगा वो 47.7 होगा। तो मैं राउंड ऑफ करके इसको लिख रहा हूँ 47.7। ये क्या होगा, जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया ना स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, तो स्फीयर का वॉल्यूम 47.7 होगा। और हमें पता है इसकी यूनिट क्या बनेगी, सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी, क्योंकि इसका क्यूब लिया गया ना तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब बनेगी। प्लस माइनस इस वॉल्यूम के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तो वो आपके पास बनेगी 1.2%। तो ये अगेन बच्चों वही बात है कि आप लोगों ने जब यूनिट लिखनी है तो इस 1.2% के साथ यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट आपकी इसी के साथ आएगी, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ यूनिट नहीं लिख रहे होते। क्यों नहीं लिख से, क्योंकि उसकी यूनिट होती ही नहीं है। एक आंसर आपका सी हो गया। मैं अक्सर इस आंसर को यूँ रीड करता होता हूँ कि 47.7 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने परसेंटेज अनसर्टेनिटी, 1.2% इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को वापस अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी यूँ समझने कि हम 47.7 सेंटीमीटर क्यूब का 1.2% कैलकुलेट करेंगे कितना बनता है। तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, हम क्या लिखेंगे 1.2% लेंगे किसका बच्चों 47.7 का। अगर हम 1.2% कैलकुलेट करते हैं 47.7 का तो इसको सॉल्व करने का क्या रूल बताया, 1.2 उसी तरह ही इस परसेंटेज का मतलब बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 47.7 हो जाएगा। सिंपल हो चुका है, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरी टर्म को, तो इस पूरी टर्म का आपका आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये इस मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है तो इसकी वही यूनिट होगी जो मेजरमेंट की यूनिट है। तब इस आंसर को दोबारा हम जो लिख सकते हैं, पेपर में जब आएंगे तो हम इसके 2 आंसर लिखेंगे। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या बनेगा 47.7, जो कि स्फीयर का वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.6। अब हम इसके बाहर यूनिट लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या बनेगी सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया और उस वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।